नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद पवन प्रदीप में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज चर्चा की जाएगी भारत का भूगोल, भारत की स्थिति के बारे में। भारत का जो भौगोलिक परिचय है या भारत का जो भौतिक भूगोल है उसके विषय में चर्चा की जाएगी। दोस्तों, चर्चा करेंगे कि भारत का जो भौगोलिक क्षेत्र है उससे क्या क्या प्रश्न बनते हैं, और साथ में इसमें एमसीक्यू भी लिए गए हैं। ये वो एमसीक्यू हैं तो दोस्तों अनेक परीक्षाओं में, विभिन्न स्टेटों के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आप देख सकते हैं कि ये वो प्रश्न है जो प्रत्येक परीक्षा में पूछे गए हैं, चाहे वह टीचिंग एग्ज़ाम के हो या यूपीएस के हो या अन्य वनडे एग्ज़ामों के हो। यहाँ से प्रश्न जरूर बनते हैं और बने हैं। ये आप जैसे जैसे वीडियो को आगे देखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको अनुभव होगा कि यहाँ से प्रश्न, अनेक प्रश्न बने हैं। दोस्तों, चर्चा करते हैं कि भारत की स्थिति क्या है। भारत एशिया के दक्षिण में स्थित है, इसलिए इसे दक्षिण में स्थित होने के कारण ही इसे दक्षिण एशियाई देश कहा जाता है। अगर देखें तो भारत जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश की स्थिति में दूसरा बड़ा देश है। सर्वाधिक जनसंख्या चीन की है, उसके बाद भारत का स्थान आता है। जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है, और कुल विश्व की भूमि भारत के पास देखें तो 2.4% है। विश्व के कुल भूमि के 2.4% भूमि भारत के पास है, और क्षेत्रफल में 7वां स्थान है। और इसका क्षेत्रफल अगर देखें तो 32,87,263 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों, ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। निश्चित तौर पर आप इन सब चीज़ों को ध्यान रखें। अगर आप लोग पहले से इन चीज़ों को नहीं जानते हैं तो नोट भी कर सकते हैं। दोस्तों, देखें मानचित्र या धरातल पर अगर हम कहीं पर भी मानचित्र देखें तो सबसे ऊपर उत्तर दिशा होती है, नीचे देखें तो दक्षिण दिशा होती है, और दाएं देखें तो पूर्व दिशा, और बाएं देखें तो पश्चिम दिशा होती है। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है। भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल है, कौल ऊपर से। ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का दक्षिणी बिंदु क्या है। भारत का दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, ऊपर कौल नीचे पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। प्रश्न ये भी पूछा जाता है इंदिरा पॉइंट कहाँ है। इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में है, या महान निकोबार में है, या बड़ा निकोबार में है। कुछ इस तरीके के ऑप्शन दिए जा सकते हैं। पूर्वी बिंदु की बात करें तो पूर्वी बिंदु किबिथु या बलांगू आप कह सकते हैं, यह आंध्र प्रदेश में आता है। जबकि पश्चिमी बिंदु की अगर बात करें हम भारत के तो वह सरक्रिक या गौरमाता है। भारत का देशांतरी विस्तार देखें तो यह 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व की ओर है। अगर हम इसका देशांतरी मान देखें तो मुख्य भूमि से जो इसका देशांतरी मान है वह 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट है। और जबकि द्वीप समूहों को भी इसमें ले लिया जाए तो यह और भी ज़्यादा हो जाता है। दोस्तों, चर्चा करते हैं कि यहाँ से और कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर इसकी जो लंबाई है वह 2933 किलोमीटर है। 2933 किलोमीटर, 2933 पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर। जबकि उत्तर से दक्षिण की ओर यह उत्तर से दक्षिण की ओर 3214 किलोमीटर है, 3214 किमी है। दोस्तों, ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। और भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो पड़ोसी देश 7 हैं, जिनमें बांग्लादेश, चीन, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान एवं म्यांमार
वो देश हैं जो भारत के हैं। साथ ही प्रश्न पूछा जाता है कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। साथ ही साथ प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के कितने राज्य समुद्री सीमा से जुड़े हुए हैं या समुद्री तट बनाते हैं। पूर्व में देखें तो 4 राज्य ऐसे हैं जो समुद्री सीमा बनाते हैं: पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। पश्चिम में देखें तो 5 राज्य हैं: गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। साथ ही साथ प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के कितने राज्य समुद्री तटों से लगे हैं, तो भारत के 9 राज्य समुद्री तट से लगे हैं। यहाँ पर हमने 7, 8, 9 का कॉम्बिनेशन देखा। 7 बोले तो 7 पड़ोसी देश, 8 बोले तो कर्क रेखा को छूने वाले राज्य, 9 बोले तो 9 राज्य हमारे समुद्री तट सीमा से जुड़े हुए हैं। भारत के जो 7 पड़ोसी देश हैं उसमें कुल 17 राज्यों को की सीमा लगती है। आइए चर्चा करते हैं कि इन सब से कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। आप इन प्रश्नों को देखकर आकलन कर सकते हैं कि यहाँ से कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे या पूछे जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर प्रश्न लगभग 100 से ज़्यादा हैं, 110 के आसपास हैं। वीडियो लंबी बन सकती है क्योंकि इसके साथ साथ व्याख्या भी है। हम जहाँ पर उचित होगा वहाँ पर व्याख्या को भी देखेंगे और साथ में थोड़ा तेजी भी बनाए रखेंगे। आइए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न जो है कि महाद्वीपों का प्राचीन नाम और महाद्वीपों का आधुनिक नाम। अब महाद्वीपों का आधुनिक नाम किसने प्रतिपादित किया या जो महाद्वीपों के आधुनिक नाम है वह किसने दिए, तो वह बिलफर्ड द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं आधुनिक नाम। यहाँ पर हम मिलान करेंगे। कुश द्वीप फारस अफगानिस्तान को कहा जाता है। फारस और अफगानिस्तान को कुश द्वीप कहा जाता है आधुनिक में। जबकि क्रास द्वीप पश्चिमी यूरोप को कहा जाता है और पुष्कर द्वीप आइसलैंड को और शक द्वीप ब्रिटिश समूह को कहा जाता है। दोस्तों चर्चा करेंगे अगले प्रश्न की। साथ ही साथ इसमें देखें कि यह मिलान दिया गया है। कुश द्वीप फारस अफगानिस्तान, क्रॉस द्वीप पश्चिमी यूरोप, पुष्कर द्वीप आइसलैंड, शक द्वीप ब्रिटिश द्वीप समूह। प्रश्न नंबर 2 देखें कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किस समझौते के आधार पर हुआ था? रेडक्लिफ, मैकमोहन लाइन, ड्यूरेंट लाइन या कुर्जनल लाइन। देखें दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ लाइन है और मैकमोहन लाइन भारत और चीन के मध्य पर है। ड्यूरेंट लाइन भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। यही सब यहाँ पर व्याख्या में बताया गया है। और साथ ही साथ जो रेडक्लिफ लाइन है वह बांग्लादेश से भी संबंधित है। बांग्लादेश और भारत के बीच में रेडक्लिफ लाइन है। कभी प्रश्न अब ये भी पूछा जा सकता है। दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालय श्रेणियों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम है? दक्षिण से देखें तो गंगा का मैदान है, उसके ऊपर शिवालिक श्रेणियाँ हैं, उसके ऊपर मध्य हिमालय या लघु हिमालय है और उसके ऊपर विशाल हिमालय है। उससे भी आगे देखें तो ट्रांस हिमालय का क्षेत्र आता है। इसलिए इसका ऑप्शन डी सही होगा दोस्तों, ऑप्शन डी। देखें इसकी व्याख्या। दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालय श्रेणियों का सही क्रम शिवालिक, लघु हिमालय, विशाल हिमालय और इसके साथ साथ यह ट्रांस हिमालय इससे ऊपर होता है। बाह्य हिमालय या बर्फीला हिमालय या हिमाद्री जिसे कहा जाता है। उसके बाद ट्रांस हिमालय आता है। शिवालिक, लघु हिमालय, विशाल हिमालय। शिवालिक हिमालय को बाह्य हिमालय या उप हिमालय भी कहा जा सकता है। इम्पोर्टेंट है, प्रश्न पूछा जा सकता है कि शिवालिक हिमालय को अन्य किन नामों से जाना जाता है? बाह्य हिमालय या उप हिमालय के नाम से। यह हिमालय की सबसे बाहरी नवीनतम श्रेणी है। यह
पोतवार बेसिन के दक्षिण से आरंभ होकर पूर्व की ओर कोसी नदी तक अर्थात 27 डिग्री पूर्वी देशांतर तक फैली है। इसकी औसत ऊंचाई 900 से 1200 मीटर है। शिवालिक पहाड़ियाँ जम्मू में जम्मू के नाम से, अरुणाचल प्रदेश में डाफला मिरी आबेर मिस्मी के नाम से जानी जाती हैं। इसका निर्माण काल मायोसीन से प्लीस्टोस्पेन काल माना जाता है। शिवालिक श्रेणियों का सबसे अधिक अवदान हुआ है। प्रश्न, अरुणाचल प्रदेश में शिवालिक श्रेणियों को क्या कहा जाता है? अरुणाचल प्रदेश में शिवालिक श्रेणी को डाफला मिरी आबेर मिस्मी कहा जाता है। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि डाफला मिरी आबेर मिस्मी की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? तो यह आप याद रखें कि अरुणाचल प्रदेश में हैं। अगला प्रश्न है, A.P. चटर्जी द्वारा भारत के भौगोलिक विभागों की स्कीम में महाराष्ट्र के पठार को किस उपभाग में रखा गया है? A.P. चटर्जी के भारत के प्राकृतिक विभागों की स्कीम में महाराष्ट्र पठार को प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर दक्कन पठार के उपभाग में रखा गया है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा। आइए प्रश्न नंबर 5 पर चर्चा करते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस स्रोत से जल के संसाधन की संभाव्यता सर्वाधिक है? अधोभौमिक जल, स्तरीय जल, ग्लेशियर या बांध एवं जलाशय। स्तरीय जल से देश के जल संसाधन की संभाव्यता सर्वाधिक है, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सिमलीपाल बायोस्फीयर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? सिमलीपाल बायोस्फीयर उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड या उत्तराखंड। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सिमलीपाल बायोस्फीयर उड़ीसा राज्य में स्थित है। सिमलीपाल बायोस्फीयर उड़ीसा राज्य में स्थित है। झारखंड राज्य में डालमा वन्य अभ्यारण्य और उत्तराखंड में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान सबसे प्राचीन राष्ट्रीय उद्यान है। इसके बाद अगला प्रश्न है, वर्तमान में जहाँ हिमालय पर्वत श्रेणियाँ स्थित हैं वहाँ मेसोजोइक कल्प में लंबा गहरा था तथा सकरा समुद्र स्थित था। कारण आर दिया गया है इसमें कि पिछले समुद्रों में लंबे समय तक निरंतर निक्षेपण से मलबा की काफ़ी मोटी परत जमा हुई, जिसमें भू हलचलों के कारण वलन पड़ने से अल्पाइन मोड़दार पर्वत का निर्माण हुआ। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह आंसर ए सही है। कारण ए और आर कथन दोनों सत्य हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है या सही स्पष्टीकरण करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया था, मिलान के रूप में एक और पर्वत श्रेणियों के नाम हैं, दूसरी स्थित उनकी स्थिति कहाँ है? जैसे कि आप जानते हैं हिमालय जम्मू कश्मीर में है और पंजाब में है, यहाँ पर जम्मू एवं कश्मीर हो जाएगा। विंध्याचल भारत के बीच में है या नहीं? भारत के बीच में। मध्यांचल मध्य कहें या बीच कहें, ऐसे याद रख लें, बीच में मध्य में विंध्याचल। अरावली रा से राजस्थान, अरावली रा से राजस्थान याद रखना है, अरावली राजस्थान में। और सहारदी है हमारा महाराष्ट्र में। दोस्तों अरावली विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है, प्रश्न ये भी पूछा जाता है। दोस्तों यही मिलान यहाँ पर दिया गया है जो हम ऊपर कर चुके हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दो पर्वत लगभग समानांतर है। कौन से दो पर्वत हैं? अरावली और विंध्याचल, सतपुड़ा और अरावली, विंध्याचल और सतपुड़ा। दोस्तों इसका सही आंसर है विंध्याचल और सतपुड़ा दो समानांतर पर्वत हैं। विंध्याचल सतपुड़ा लगभग समानांतरण है। सतपुड़ा पर्वतमाला नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि सतपुड़ा पर्वतमाला कहाँ है?
किन दो नदियों के बीच में है? नर्मदा एवं ताप्ती नदियों की। नर्मदा एवं ताप्ती नदियाँ भ्रंश घाटी से बहने वाली नदियाँ भी हैं। प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि भ्रंश घाटियों से बहने वाली नदियाँ कौन सी हैं? कौन सी हैं? नर्मदा तथा ताप्ती। ये दोनों नदियाँ पूर्व की ओर बहकर अरब सागर की ओर बहती हैं, जबकि अरब सागर में मिल जाती हैं, जबकि भारत की अधिकांश नदियाँ देखी जाए ढाल के आधार पर बंगाल की खाड़ी में गिरते हैं। आगे देखें, ताप्ती नदियों के बीच में पश्चिम में राजपीपला की पहाड़ियों से प्रारंभ होती है यह, तथा पूर्व व उत्तर पूर्व दिशा में आगे महादेव मैकाल पहाड़ियों के रूप में छोटा नागपुर पठार तक फैला है। इसकी पूर्वी सीमा राजमहल की पहाड़ियों द्वारा बनती है। प्रश्न पूछ सकता है, सतपुड़ा की पूर्वी पहाड़ियाँ को क्या कहा जाता है या किससे बनती हैं? सतपुड़ा की जो पूर्वी पहाड़ियाँ हैं उसे राजमहल की पहाड़ियाँ कहा जाता है। यह अधिकतर बेसाल्ट एवं ग्रेनाइट चट्टानों से बना है। प्रश्न पूछ सकता है कि सतपुड़ा की चट्टानें किससे बनी हैं? सतपुड़ा की चट्टानें बेसाल्ट एवं ग्रेनाइट चट्टानों से बनी हैं। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, जो 1350 मीटर ऊंची है। दूसरा प्रमुख चोटी अमरकंटक है, जहां से नर्मदा एवं दो अन्य नदियां निकलती हैं। सोन एवं कौन सी एक अन्य नदी है उसका आप नाम कमेंट करके लिखेंगे। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा सबसे बड़ा भाषाई समूह है? चीनी तिब्बत होना था, चीनी तिब्बत की जगह इंडो यूरोपियन, ऑस्ट्रिक या द्रविड़ियन। जो भारत का सबसे बड़ा भाषाई समूह है वह इंडो यूरोपियन है। कौन सा है? इंडो यूरोपियन। आइए व्याख्या देखते हैं। भारत का सबसे इंडो यूरोपियन भारत का सबसे बड़ा भाषाई समूह है। भारत में इंडो आर्य परिवार के दो उपभाषाई परिवार हैं, जिन्हें इंडो आर्य दर्दी कहा जाता है। भारत के 4 भाषाई परिवारों में इंडो आर्य भाषाएं सबसे बाद में संस्थापित हुई एवं विकसित हुई। भारतीय भाषाओं की 4 भाषा परिवारों की अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। ये 4 भाषाएं हैं द्रविड़, ऑस्ट्रिक, निषाद, तिब्बत या किरात, चीनी तिब्बती या किरात, इंडो यूरोपियन। इंडो यूरोपियन क्या था? सबसे बड़ा भाषा समूह था यहाँ भारत में बोली जाने वाली जो भाषा है उसका। अगला प्रश्न देखें, भारत के निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश ने 2011 में सर्वाधिक साक्षरता दर दर्ज की? प्रश्न यह भी बन सकता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश सर्वाधिक शिक्षित है या सर्वाधिक साक्षर है? तो इसके लिए जो सही ऑप्शन था वह लक्षद्वीप था। आप देख सकते हैं लक्षद्वीप 91.8% साक्षरता है। दमन एवं द्वीप 27.1% साक्षरता है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह 86.6%, जबकि पुदुचेरी 50.8% साक्षरता यहाँ पर दर्ज की गई 2011 के जनगणना के अनुसार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मेलों में किसे यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के सूची में सम्मिलित किया है? सोनपुर, पुष्कर, कुंभ, गंगा सागर। दोस्तों, कुंभ मेला को जो यूनेस्को है इसने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया है। पुष्कर का मेला राजस्थान अजमेर में तथा सोनपुर का मेला बिहार में लगता है, जबकि गंगा सागर का मेला पश्चिम बंगाल में लगता है। प्रश्न बन सकते हैं कि पुष्कर का मेला कहाँ लगता है या सोनपुर का मेला कहाँ लगता है या गंगा सागर का मेला कहाँ लगता है। आइए देखें अगला प्रश्न, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा है। भारत एवं पाकिस्तान की सीमा कौन सी है? पूर्ववर्ती सीमा या पश्चावर्ती सीमा या आरोपित सीमा या अवशेष सीमा? जो इसके लिए सही आंसर है वह है आरोपित सीमा। आरोपित सीमा का विकास प्रवृत्ति होता है, किंतु
प्रवृत्ति सीमाओं से भिन्न ये सांस्कृतिक वातावरण से बिल्कुल क्षमता नहीं रखती, अभी तो यह उस पर आरोपित होती है जो एक ही जाति, धर्म अथवा भाषा के लोगों की विभक्ति करती है, और यह किसी तीसरे के द्वारा क्या होती है दोस्तों, निर्धारित की जाती है। जैसे यहाँ पर भारत एवं पाकिस्तान के बीच जो सीमा का निर्धारण किया गया था वह अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। एक फ्रांसीसी वास्तुकार ली कुर्बुजियर ने कौन सा शहर डिजाइन किया था, बेंगलोर, चंडीगढ़, कोलकाता या चेन्नई। तो यह चंडीगढ़ शहर जो था इसके वास्तुकार फ्रांसीसी व्यक्ति थे ली कुर्बुजियर इनको कहा जाता है। देखें कुछ राज्य एवं राजधानियां हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर, पंजाब हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। अगला प्रश्न है उद्मंडल ओटी में बसाव का पैटर्न किस प्रकार का है। इसके लिए जो ऑप्शन है निहारिका रूपी, वृत्ति रूपी, सीढ़ीदार रूपी या तारा रूपी। इसके लिए जो सही आंसर था सीढ़ीदार रूपी। उद्मंडल ओटी में बसाव पैटर्न सीढ़ीदार रूपी है। सीढ़ी नुमा प्रकीर्ण बस्तियों का विकास उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कों एवं पगडंडियों के किनारे हुआ है। इसके उदाहरण हिमालय, रॉकी, एंडीज आदि पर्वतीय क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है कि रबारी क्या है करके पूछा गया था। रबारी केरल के मछुआरे हैं या गुजरात के खानाबदोश हैं या तमिलनाडु के खानाबदोश हैं या राजस्थान के चरवाहे हैं। दोस्तों यह रबारी जो है एक अति प्राचीन जनजाति है जो गुजरात के खानाबदोश हैं। साथ ही साथ यहाँ व्याख्या देखें, रबारी या रेवारी या रायका, गोयाल्क एवं देसाई के नाम से जाने जाने वाली यह एक प्राचीन जाति है जिसके मूल सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हैं। गुजरात, मध्य राजस्थान में इन्हें रबारी, देसाई, गोपालक और हीरावंशी नाम से भी पुकारा जाता है। अगला प्रश्न देखें कि लूनी नदी कहाँ गिरती है। लूनी नदी कहाँ गिरती है, ऑप्शन दिए गए हैं खम्पात की खाड़ी में, कच्छ की खाड़ी में, साबरमती नदी में, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर जो ऑप्शन सही है इसका उपयुक्त में से कोई नहीं। लूनी नदी जो है दोस्तों यह रेगिस्तान में लुप्त हो जाती है। आइए व्याख्या देखते हैं। लूनी नदी का स्रोत अरावली श्रेणी से होता है, उद्गम जो इसका है, जिसकी कुल लंबाई 495 किलोमीटर है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि लूनी की लंबाई कितनी है, 495 किलोमीटर। जिसकी महत्वपूर्ण सहायक नदी बंडी, सुकरी एवं जवाई है। यह नदी कच्छ के रण में गिरती है या कच्छ के रण में ही विलुप्त हो जाती है। लखीमपुर खीरी में स्थित दुधवा नेशनल पार्क ... के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है हिरन, शेर, बाघ या नील गाय। लखीमपुर खीरी का जो दुधवा नेशनल पार्क है यह बाघ के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों इसकी व्याख्या देखें, लखीमपुर खीरी में स्थित दुधवा नेशनल पार्क बाघ के लिए प्रसिद्ध है, जबकि उत्तर प्रदेश में एक अन्य पार्क है जो चंद्रप्रभा अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है, जो वाराणसी में स्थित है। प्रश्न नंबर 19 देखें, निम्नलिखित में से किन राज्यों में सकल घरेलू उत्पाद 2013-14 में क्षेत्रफल में सबसे अधिक जनसंख्या के अंश हैं। दोस्तों ये उस समय करंट का प्रश्न रहा होगा और इसका सही आंसर अगर हम देखें तो इसका सही आंसर है कि उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल का सकल घरेलू उत्पाद 2013-14 में क्षेत्रफल से अधिक लेकिन जनसंख्या में अंश से कम है। प्रश्नगत राज्यों का क्षेत्रफल तथा जनसंख्या निम्न है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है।
प्रश्न काफ़ी हैं, आगे अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में विश्व में दूसरा सबसे अधिक ठंडा अवस्थित है? कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश, मनाली घाटी हिमाचल प्रदेश, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश, द्रास जम्मू व कश्मीर। दोस्तों, जो भारत की सबसे ठंडी जगह है वह द्रास घाटी है, और जो विश्व की दूसरी ठंडी जगह है, विश्व का जो सबसे ठंडा स्थान है वह साइबेरिया है। दोस्तों, आप इसे याद रखेंगे कि विश्व का सबसे ठंडा स्थल कौन सा है, तो वह साइबेरिया क्षेत्र है। अगला प्रश्न नंबर 21, भारत के उस द्वीप का नाम बताइए जिसमें सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। भारत में दो ज्वालामुखियां हैं, बैरन एवं नारकोंडम। बैरन निकोबार में, बैरन अंडमान में है, जबकि नारकोंडम निकोबार में है। और जो बैरन द्वीप है यह प्रसुप्त ज्वालामुखी है, जबकि नारकोंडम निर्वापित मृत ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप पर स्थित है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 22, सबसे बड़े क्षेत्रफल वाले भारतीय राज्य का नाम बताइए। आप जानते होंगे कि राजस्थान सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य है। भारत राज्यों का संघ है जिसमें 28 राज्य, दोस्तों 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले 9 केंद्र शासित प्रदेश बने थे, लेकिन बाद में लद्दाख एवं जम्मू कश्मीर जब केंद्र शासित बने तब तो 9 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन बाद में दमन एवं दीव, दादर एवं नागर हवेली को एक कर दिया गया, और जिससे आपके केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो गई है। दोस्तों, प्रश्न पूछा जा सकता है, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख कब 2 केंद्र शासित प्रदेश बने? तो यह 31 अक्टूबर 2019 को इसकी घोषणा हुई थी, और 26 जनवरी 2020 को यह क्या कहते हैं अपने अस्तित्व में आए थे। इसके बाद अगला प्रश्न चर्चा करेंगे कि भारत के शुष्कतम स्थान का नाम बताइए। जयपुर, पुणे, जैसलमेर या बीकानेर। भारत का जो सबसे शुष्कतम स्थान है वह जैसलमेर है। जैसलमेर राजस्थान का एक स्थल है। अरावली पर्वत की श्रेणियों द्वारा राजस्थान के अलग होने वाला यह उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान भाग आधे से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ निर्जन एवं रेतीले भाग में चारों ओर रेत के टीले दिखाई देते हैं। यहाँ वर्षा बहुत कम होती है। यहाँ के जैसलमेर क्षेत्र देश का सबसे शुष्कतम क्षेत्र है, जो 5 सेमी वर्षा प्राप्त करता है। प्रश्न पूछ सकता है कि भारत का सबसे शुष्कतम क्षेत्र जैसलमेर में औसतन कितनी वर्षा होती है? तो 5 सेमी वर्षा होती है। प्रश्न, सरक्रीक विवाद है भारत बांग्लादेश के बीच, भारत चीन के बीच, भारत म्यांमार के बीच या भारत पाकिस्तान के बीच? सरक्रीक विवाद जो है दोस्तों भारत पाकिस्तान के बीच है। यह गुजरात में है करके हमने देखा था, और भारत पाकिस्तान के बीच सीमा पूर्णतः स्थलीय और कृत्रिम है, जो कश्मीर से आरंभ होकर पंजाब, पश्चिमी राजस्थान एवं कच्छ प्रदेश तक फैली हुई है। पाकिस्तान कश्मीर का सीमांत क्षेत्र पर्वतीय है। भारत और पाकिस्तान के बीच सरक्रीक विवाद है। आइए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 25 पर कि प्रश्न था, जो 25 नंबर का प्रश्न है, 26 दिसंबर 2004 सुनामी से भारत का कौन सा भाग पूर्णतया सागर में डूब गया था? इंदिरा पॉइंट अथवा पिग्मेलियन पॉइंट, टेरिसा, कैमोटा या कट चाल? इसका जो सही आंसर है कि 26 जनवरी 2004 सुनामी में इंदिरा पॉइंट अथवा पिग्मेलियन पॉइंट डूब गया था। इसे देखें, भारत का इंदिरा पॉइंट 26 दिसंबर 2004 को आए सुनामी में पूर्णतया सागर में डूब गया। सागर नीतल में रिएक्टर मापक पर 7 से अधिक तीव्रता वाले भूकंप आने से ऊंची समुद्री लहरें उत्पन्न होती हैं।
जिन्हें सुनामी कहा जाता है। सुनामी एक जापानी शब्द है दोस्तों। कभी प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि सुनामी कौन सी भाषा का शब्द है, तो यह जापानी भाषा का शब्द है। भारतीय इतिहास में सुनामी का सबसे बड़ा प्रकोप 26 दिसंबर 2004 को इंडोनेशिया के सुमात्रा तट के निकट रिएक्टर पैमाने 8 एवं 9 थी, जिसका प्रभाव भारत सहित कई देशों पर पड़ा। इस सुनामी में धन जन दोनों की हानि की व्यापक पैमाने पर हुई थी। अगला प्रश्न देखें, भारत और पाकिस्तान के मध्य कश्मीर समस्या को लेकर कितने बार युद्ध हुआ है। भारत एवं पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर 3 बार युद्ध हुआ है। ये व्याख्या में भी दिया गया है। पहला युद्ध 26/10/1947 में हुआ था और 1948 में समाप्त हुआ। द्वितीय युद्ध 1965 में कच्छ के रण को लेकर, जबकि तृतीय युद्ध 22/9/1965 में समाप्त हुआ था द्वितीय युद्ध। और तृतीय युद्ध 1999 में कारगिल में हुआ था, जहां पर पाकिस्तान के जिहादी भारत में लौट आए थे। भारत और पाकिस्तान का विवाद 1971 में भी हुआ, जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ, लेकिन वह कश्मीर को लेकर नहीं हुआ था वह विवाद। पश्चिम से पूर्व तक हिमालय की लंबाई कितनी है। ऑप्शन इसके थे 2300 किलोमीटर, 2350 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर, 2450 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर। इसके लिए जो सही आंसर है वह है 2400 किलोमीटर। पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय की लंबाई 2400 किलोमीटर है, जबकि कभी कभी गंगा की लंबाई भी पूछी जाती है, जो 2525 किलोमीटर है। यही यहाँ पर व्याख्या में दिया गया है कि पश्चिम से पूर्व तक की लंबाई 2400 किमी है। हिमालय पर्वत भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर एवं उत्तर पूर्व में फैला हुआ है। बलित पर्वतीय क्षेत्र है, जो मुख्य रूप से परतदार चट्टानों से निर्मित हुआ है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि हिमालय पर्वत किन चट्टानों से निर्मित हुआ है। हिमालय पर्वत बलित पर्वतीय क्षेत्र है, जो मुख्य रूप से परतदार चट्टानों से निर्मित हुआ है। इसका निर्माण तृतीय युग में अल्पाइन हलचल के परिणाम स्वरूप हुआ था। हिमालय पर्वत का निर्माण भारतीय प्लेट एवं यूरेशियन प्लेट के टकराव के कारण हुआ था। इन प्लेटों के मध्य अवस्थित तेथिस सागर के मलबा के दबाव पड़ने से हुआ है। दोस्तों, जो ये प्लेटें हैं यह धरती के नीचे होती हैं। पूरी धरती एक न होकर, पूरी भूपट्टी एक न होकर भिन्न खंडों में टूटी है, और मुख्य रूप से 6 बड़ी प्लेटें हैं और 20 छोटी प्लेटें हैं। इसकी चर्चा कभी की जाएगी। दोस्तों, भारत का उत्तर दक्षिणी विस्तार तथा पूर्व पश्चिमी विस्तार क्या है। उत्तर से दक्षिण हमने अभी देखा था 3214 किलोमीटर है, जबकि दक्षिण न पश्चिम से पूर्व तक का विस्तार 2933 किलोमीटर है। इसके लिए ऑप्शन बी सही है, जबकि भारत का जो क्षेत्रफल है वह 32,87,263 किलोमीटर है। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, प्रश्न नंबर 29। विश्व राजनीतिक एवं भौगोलिक सीमाओं और भूकंपीय गतिविधियों के आधार पर कितने फ्लेन एंडंगल क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा बी, जो 754 है। विश्व राजनीतिक और भौगोलिक सीमाओं व भूकंप गतिविधि के आधार पर 754 फ्लेन एंडंगल में बटा हुआ है। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से कौन सा क्षेत्र शुष्क क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। मध्य महाराष्ट्र, पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा, अंडमान और निकोबार। अंडमान और निकोबार दोस्तों आप लोग जानते हैं कि यह द्वीप है जो समुद्र के बीच में है, और यह शुष्क क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, जबकि मध्य महाराष्ट्र है, पश्चिमी राजस्थान है और हरियाणा है, यह शुष्क क्षेत्र के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 31,
कि क्या पूछा गया था, झारखंड टीजीटी में पूछा गया है दोस्तों यह प्रश्न। सघन चंडिका वन कहाँ स्थित है? सघन चंडिका वन कहाँ स्थित है, इसके लिए जो ऑप्शन दिए गए थे बिहार, गुजरात, तेलंगाना या ओडिशा। सही आंसर था इसके लिए ओडिशा। सघन चंडिका वन उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा में स्थित वन्य जीव अभ्यारण्य हमने अभी देखा था चंद्रिका एलिफेंट रिजर्व, नंदनकानन नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क। पहले प्रश्न पूछा गया था सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो यह कहाँ है? उड़ीसा में है दोस्तों। अभी हमने इसी प्रश्न को अलग रूप में देखा कि सघन चंडिका वन कहाँ पाए जाते हैं, तो यह इसकी व्याख्या में आया हुआ है। अगला प्रश्न देखें, मालाबार तटों पर बहने वाली शक्तिशाली दक्षिण या दक्षिण पूर्वी हवाओं को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए काली आंधी, ऑप्शन बी लू, ऑप्शन सी बोरा, ऑप्शन डी एलिफेंटा। जो मालाबार तटों में हवा बहती है उसे एलिफेंटा के नाम से जानते हैं। आइए व्याख्या देखें। भारत में मालाबार तटों पर बहने वाली शक्तिशाली दक्षिणी या दक्षिण पूर्वी हवाओं को एलिफेंटा के नाम से जाना जाता है। बोरा क्या है कि मध्य यूरोप के पर्वतीय क्षेत्रों में यूगोस्लाविया या एड्रियाटिक तट की ओर बहने वाली एक ठंडी हवा है। यह वायु उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर प्रभावित होती है, जबकि लू जो है उत्तर पूर्व भारत की ओर बहती है। उत्तर भारत हम इसे मान सकते हैं। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? प्रायद्वीपीय पठार या नहीं दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कैलाश चोटी, अनाईमुड्डी चोटी, अन्नापूर्णा चोटी या खंडेश चोटी। इसके लिए जो सही आंसर है अनाईमुड्डी चोटी। अन्नामलाई की पहाड़ी में अन्नामुड्डी की चोटी है जो दक्षिणी भारत की या प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी है। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुड्डी चोटी है। अन्नाईमुड्डी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है, जो अन्नामलाई की पहाड़ियों पर स्थित है। अन्नामलाइयों के निकट ही पालनी की पहाड़ियां स्थित है। कोडाई केनाल नामक पर्यटन स्थल पालनी की पहाड़ियों पर स्थित है। प्रश्न पूछा जा सकता है कोडाई कनाल नामक पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है, तो यह कहाँ स्थित है दोस्तों? पालनी की पहाड़ियों में स्थित है। अगला प्रश्न था 9 डिग्री चैनल अवस्थित है किसके बीच में है? कौरावती तथा मिनिकॉय के बीच, अमीन दीवी तथा कौरावती के बीच, कार निकोबार तथा ग्रेट निकोबार के बीच, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के बीच। 9 डिग्री चैनल जो है कौरावती एवं मिनिकॉय के बीच है, यही यहाँ पर दिया गया है व्याख्या में दोस्तों। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 35। उत्तराखंड के किस जल विद्युत परियोजना की बिजली उत्पादन क्षमता सबसे अधिक है? ऑप्शन थे इसके लिए भांगड़ा नाकल बांध, नागार्जुन परियोजना, टिहरी जल विद्युत परिसर, इडुक्की बांध। इसके लिए जो सही आंसर था टिहरी जल विद्युत परिसर। टिहरी जल विद्युत परिसर जो है इसकी क्षमता उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा विद्युत की है। इसके बाद अगला प्रश्न देखें कि निम्न में से भारत की सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सी है? नदी द्वीप आप जानते होंगे कौन सी है? माजुली भारत ही नहीं विश्व की भी सबसे बड़ी नदी द्वीप है जो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बनाई जाती है। व्याख्या में देखें, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है। भारत में द्वीपों की कुल संख्या 247 है। इसे आप देख सकते हैं। इसमें से 204 बंगाल की खाड़ी में, शेष अरब की सागर एवं मन्नार की खाड़ी में स्थित है। मिनिकॉय लक्षद्वीप समूह सबसे बड़ा द्वीप है और साथ ही साथ पंबन द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी में है। प्रश्न पूछा जाता है पंबन द्वीप कहाँ स्थित है? भारत एवं श्रीलंका के बीच में है, जहाँ पर आदम पुल का एक अंश है। ये आदम पुल जिसे हम रामेश्वरम पुल
कहते हैं और वही आदम पुल के नाम से जाना जाता है। यह तमिलनाडु के रामनाड जिले में रामनाड जिले में प्रायद्वीपीय धरातल का विस्तार मात्र है। प्रश्न पूछा जाता है, आदम ब्रिज कहाँ स्थित है? आदम ब्रिज भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित है, मन्नार की खाड़ी में। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक भौगोलिक हिस्सा कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठार, मरुस्थल, मैदान या पर्वत? भारत का जो सबसे बड़ा क्षेत्र है, प्राकृतिक भौगोलिक हिस्सा है, वह प्रायद्वीपीय पठार है। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक भौगोलिक हिस्सा प्रायद्वीपीय पठार है। यह प्राचीन गोंडवाना भूमि का भाग है। त्रिभुजाकार आकृति का है या नहीं, जो दक्षिण भारत का अधिकांश क्षेत्र है। यह 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है। इसकी औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। मेघालय का पठार इस प्रायद्वीपीय पठार का उत्तर पूर्वी भाग है। अगला प्रश्न देखें, झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है? यह झारखंड के परीक्षा में पूछा गया है। झारखंड वालों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। झारखंड का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है वह 79.70 लाख हेक्टेयर पर स्थित है या लाख हेक्टेयर पर फैला है। झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 79.70 लाख हेक्टेयर है, जो देश के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के राज्यों में 15वां स्थान रखता है। झारखंड उत्तरी गोलार्ध में 21 डिग्री 59 मिनट से 25 डिग्री 18 मिनट तक फैला हुआ है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हमने अभी पढ़ा था, धूपगढ़ सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है, जो बेसाल्ट एवं ग्रेनाइट चट्टानों से बनी है। इसी पहाड़ी में प्रश्न पूछा जा सकता है कि बेसाल्ट एवं ग्रेनाइट की चट्टानें कौन सी है? तो वह सतपुड़ा की चट्टानें हैं या पहाड़ी है। अगला प्रश्न, निम्न लिखित में से किसका सबसे लंबी तट रेखा है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश? आंध्र प्रदेश की जो ये राज्य हैं सबसे बड़ी तट रेखा है। वैसे गुजरात राज्य जो भारत का है उसकी सबसे बड़ी तट रेखा है, जबकि दक्षिण भारतीय राज्यों में आंध्र प्रदेश की तट रेखा सबसे अधिक है। अगर भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे अधिक है कहे तो गुजरात की सबसे अधिक है, जबकि यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इसके आधार पर आंध्र प्रदेश की तट रेखा सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है, यदि भारत अपनी वर्तमान स्थिति में 200 दक्षिण स्थित होता तो निम्नलिखित में कौन इसका मुख्य लक्षण होता? उष्णकटिबंधीय मरुस्थल होता, या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते, या उष्णकटिबंधीय घास के मैदान होते, या उष्णकटिबंधीय अर्ध मरुस्थल होता। दोस्तों, इसके लिए जो सही आंसर है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते। अगर भारत 20 डिग्री होना चाहिए था दोस्तों दक्षिण में स्थित होता, तो वह लगभग भूमध्य रेखा के आसपास होता, और जहाँ पर लगभग वर्ष में तापमान समान रहता है और बारिश होती रहती है, और सदाबहार वन वहाँ पर पाए जाते हैं। नाथुला दर्रा स्थित है अरुणाचल प्रदेश में, भूटान में, जम्मू कश्मीर में या सिक्किम में? कई बार प्रश्न पूछा जाता है। नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। अगला प्रश्न, भारतीय संघीय क्षेत्र जिसके 3 राज्यों में परिक्षेत्र है, यह पांडिचेरी है। आप लोग जानते होंगे भारत का संघीय क्षेत्र पांडिचेरी ऐसा राज्य है जिसके क्षेत्र 3 राज्यों में हैं। माहे केरल में है, यमन आंध्र प्रदेश में, तथा कराईकल
एवं पांडिचेरी इसके तमिलनाडु में स्थित है। आइए देखें अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है। चंद्रप्रभा अभ्यारण्य अभी देखा हमने उत्तर प्रदेश में है, बादीपुर अभ्यारण्य कर्नाटक में है, कांजीरंगा असम में है, जबकि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। जबकि यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कौन सम्मिलित नहीं है, तो यह महाराष्ट्र दिया गया है, इसलिए यह ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन भारत के सबसे दक्षिणी स्थान को इंगित करता है। जैसे कि हमने देखा था इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिणी बिंदु को इंगित करता है और यह 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। ज्ञात हो कि भारत की मुख्य भूमि हमने अभी देखा था, भारत की जो मुख्य भूमि है वह 8 डिग्री से 8 डिग्री 4 मिनट से होकर मानी जाती है। अगला प्रश्न, भारत मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। अभी अभी हम इसी की चर्चा कर रहे थे, वही अगला प्रश्न है कि भारत की मुख्य भूमि कहाँ से मानी जाती है। 8.4 उत्तरी अक्षांश से। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है, जबकि द्वीपों सहित भारत की दक्षिणी सीमा 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश इंदिरा पॉइंट पर स्थित है। अगला प्रश्न देखें, भारत के 4 प्रमुख नगरों में न्यूनतम तापांतर संबंधित है। हैदराबाद से, चेन्नई से, मुंबई से और दिल्ली से। मुंबई में जनवरी का अधिकतम तापमान 22.5 सेंटीग्रेड, जुलाई में 27.5 सेंटीग्रेड तापमान रहता है। जो तापांतर है इसका 5 डिग्री सेल्सियस है या सेंटीग्रेड है। जबकि चेन्नई में जनवरी का अधिकतम तापमान 22 डिग्री और जुलाई में 30 डिग्री होता है। 30 डिग्री। हैदराबाद भारत के दक्षिणी पठार पर अवस्थित है। पठार के भीतरी क्षेत्र में स्थित होने के कारण इस पर महाद्वीपता का प्रभाव नहीं पड़ता है, जिससे यहाँ भी मुंबई की अपेक्षा तापांतर उच्च ही रहता है। तो भारत के जो 4 प्रमुख नगर हैं उसमें से मुंबई का तापांतर सबसे न्यूनतम है या कम है भी हम कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सम्मिलित है। मणिपुर, शिलांग। देखें दोस्तों, राजधानियाँ दी गई हैं यहाँ पर। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, मेघालय की राजधानी शिलांग है, नागालैंड कोहिमा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश, इसकी राजधानी ईटानगर है, यह सही ऑप्शन था, यहाँ पर सम्मिलित था। अगला प्रश्न, महाबलेश्वर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। महाबलेश्वर महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न देखें, कथन ए और आर यहाँ पर दिए गए हैं, कारण आर है, कथन ए है। भौतिक विभाग के वर्गीकरण का आधार वनस्पति होता है और वनस्पति उच्चवत की प्रकृति बताती है। भौतिक विभाग के वर्गीकरण का आधार केवल वनस्पति नहीं होती है, इसलिए यह क्वेश्चन गलत हो गया या नहीं, कथन गलत हो गया। जबकि वनस्पति उच्चावत की प्रकृति बताती है, यह भी सेंटेंस पूरा नहीं है, इसलिए यहाँ पर ए और आर दोनों ही गलत हैं, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, पांडिचेरी केंद्र शासित क्षेत्र निम्नलिखित में से कितने राज्यों से संबंधित है। अभी हमने देखा था कि यह 3 राज्यों से संबंधित है। इसके जो 3 राज्य हैं, पांडिचेरी जो माहे है केरल के अंतर्गत है, कराईकल है तमिलनाडु में है और यमन आंध्र प्रदेश में आता है। अभी इस पर चर्चा पहले भी हम कर चुके हैं। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 53। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। यह यूपी,
पीसीएस में पूछा गया था 1991 में, और तब से आज तक लगभग 30-31 साल हो चुके हैं। काफ़ी चेंजेज आए होंगे, तो यह प्रश्न ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। और जो उस समय इसका आंसर था, इलाहाबाद सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला था। आज हम आधुनिक समय में यह चेंज होते रहता है, तो इसे अपडेट करते रहेंगे। निम्नलिखित में कहाँ पर सूर्य कभी ऊर्ध्व नहीं होता है? ऑप्शन है अहमदाबाद, इलाहाबाद, कलकत्ता, जबलपुर। इसका जो सही आंसर है वह है इलाहाबाद। इलाहाबाद में सूर्य कभी भी ऊर्ध्व नहीं होता है। जो सूर्य है दोस्तों, वह मकर रेखा से कर्क रेखा के बीच में सीधा चमकता है। और इलाहाबाद जो है यह उत्तर प्रदेश में है, जहाँ तक सूर्य की किरणें कभी भी सीधी नहीं होती हैं, और इसलिए हम कह सकते हैं कि इलाहाबाद ऊर्ध्व नहीं होती हैं सूर्य की किरणें इलाहाबाद में। जबकि अहमदाबाद, कलकत्ता, जबलपुर ये सारे नीचे हैं, या नहीं जहाँ पर कर्क रेखा है उसी के आसपास हैं या उससे नीचे हैं, जहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य अभी अभी हमने कई बार देखा, कौन सा है? गुजरात है। इसके बाद चर्चा करें, आप इसे देख सकते हैं, भारतीय महाद्वीप किस प्राणी भौगोलिक प्रदेश में आता है? तो इसका सही आंसर है ओरिएंटल में। यह भारतीय जो महाद्वीप है यह ओरिएंटल प्राणी भौगोलिक प्रदेश के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 57 देखें दोस्तों, भारत की भू सीमा तथा जल सीमा को मिलाकर कुल सीमा की लंबाई कितनी है? यूपी टीजीटी 2004 में यह प्रश्न पूछा गया है। जो भारत का समुद्री एवं मुख्य भूमि की लंबाई है वह 22,717 किलोमीटर है। अभी पिछले साल 2021 में इसकी भौगोलिक सीमा पूछी गई थी या नहीं, जो समुद्री तट से अलग है, तो स्थलीय सीमा वह 15,200 है, जबकि मुख्य तटीय सीमा 6100 किमी है। और साथ ही साथ जो द्वीपों समेत देश की कुल तटीय सीमा है वह 7,516.6 किलोमीटर है। यह भी प्रश्न पिछले साल 2021 में पूछा गया है कि भारत की तटीय सीमा कितनी है, तो 7,516 उसमें ऑप्शन आया हुआ था। 7,516.6 किलोमीटर है। ये सारे पॉइंट आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। चर्चा करेंगे अगले प्रश्न पर। मिलान करना था, एक साइड पक्षी विहार वन्य जंतु, दूसरी साइड आपके पशु। दोस्तों इस पर चर्चा करेंगे कि कौन सा क्षेत्र कहाँ पर स्थित है। केवलादेव घाना पक्षी विहार, जैसे कि आप लोग जानते होंगे, केवलादेव घाना राष्ट्रीय विहार यह राजस्थान में है। सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा में है। नंदा देवी अभ्यारण्य उत्तरांचल या उत्तराखंड में है। बांदीपुर अभ्यारण्य कर्नाटक में है। आप देख सकते हैं, इसका मिलान कर सकते हैं। केवलादेव घाना पक्षी विहार राजस्थान में, सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा में, नंदा देवी अभ्यारण्य उत्तराखंड में और बांदीपुर अभ्यारण्य कर्नाटक में स्थित है। यही मिलान यहाँ पर किया गया है दोस्तों, आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का संसार में स्थान है। पहले ही हम इसकी चर्चा कर चुके थे। भारत का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार में स्थान है, विश्व में स्थान है, वह 7वें स्थान पर है। भारत से जो बड़े देश हैं क्षेत्रफल के आधार पर, वह रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया है।
देश का विस्तार उत्तर दक्षिण दिशा में 3214 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम में 2933 किलोमीटर, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। और साथ ही साथ जो क्षेत्रफल है भारत का, कुल विश्व के क्षेत्रफल का 2.43% है। अगला प्रश्न देखें, अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों की आदिवासी जनसंख्या संबंधित है, किससे संबंधित है? ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति से या काकसाइड प्रजाति से, मंगोलाइड प्रजाति से या निग्रोइड प्रजाति से? अंडमान निकोबार में जो प्रजाति है वह निग्रोइड प्रजाति से संबंधित है। यहाँ पर यह दिया भी गया है कि यह सबसे पुरानी प्रजाति मानी जाती है जो निग्रोइड प्रजाति है। इस समय कुछ हजार निग्रोइड जीवित हैं। उद्गम स्थल से इस प्रजाति के लोग सबसे पहले स्थानांतरित हुए थे और बढ़ते बढ़ते महाद्वीपों के छोरों पर पहुंच गए। इस प्रजाति के लोग कांगो बेसिन अफ्रीका, श्रीलंका, मलाया और अंडमान द्वीप समूह में मिलते हैं। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, भारत में सागर तट वाले राज्यों की संख्या हम पहले ही पढ़ चुके हैं 7, 8, 9 करके। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा 9 राज्य हैं, जिनका नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं। पश्चिम में देखें तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। पूर्व में देखें तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल हैं। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, यहाँ पर निम्नलिखित राज्यों में किसमें अनुसूचित जनजातियां नहीं हैं? हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पश्चिम बंगाल और पंजाब। हम कह सकते हैं कि दोस्तों जो पंजाब है यहाँ पर अनुसूचित जातियां नहीं हैं। अनुसूचित जनजातियां नहीं हैं, जबकि अनुसूचित जाति सबसे अधिक पंजाब में ही है दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया भी गया है कि सामान्यतया जनसंख्या में प्रतिशत की दृष्टि से शीर्ष 5 अनुसूचित जाति पंजाब में सर्वाधिक है दोस्तों, 31.9%, और हिमाचल प्रदेश में 25.2%, पश्चिम बंगाल में 23.5%, उत्तर प्रदेश में 20.7%, हरियाणा में 20.2% है। अगला प्रश्न नंबर 64, पाकिस्तान के साथ उभयनिष्ठ सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य हैं। पाकिस्तान से कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं, ये आप लोग जानते हैं दोस्तों कि पाकिस्तान से गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब एवं राजस्थान सीमा बनाते हैं। यही व्याख्या में भी दिया गया है। अगला प्रश्न देखें, भारत के निम्न अंतरिक्ष केंद्रों एवं इकाइयों में कौन तिरुवनंतपुरम में अवस्थित है? जो यह है दोस्तों BSSC तिरुवनंतपुरम में स्थित है, जिसका नाम विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्रव नोदन प्रणाली केंद्र इसरो जड़त्वीय प्रणाली यूनिट है। देहरादून में भी है भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान, जो उत्तरी RRSC से संबंधित है। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 66, मूक घाटी आंदोलन संबंधित है। मूक घाटी दोस्तों साइलेंट वैली भी प्रश्न पूछा जाता है, कहाँ है? तो यह केरल में स्थित है, तो इससे संबंधित आंदोलन भी केरल में ही होगा। मूक घाटी या शांत घाटी या साइलेंट वैली केरल में पश्चिमी घाट की कुंडली पहाड़ी पर स्थित वनों से आच्छादित एक नदी घाटी है, जहाँ 1 किमी दूरी पर थरक डाबू जल विद्युत परियोजना है। यहीं से कुंती नदी निकलती है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि साइलेंट वैली से या मूक घाटी से या शांत घाटी से कौन सी नदी निकलती है? साइलेंट वैली से कुंती नदी निकलती है या मूक घाटी से
कुंती नदी निकलती है, या सैलेंट वैली कहाँ है? सैलेंट वैली केरल में स्थित है। अगला प्रश्न देखें, राज्य पुनर्गठन प्रक्रिया में भारत के निम्न राज्यों के गठन का सही अवरोही क्रम था। मतलब जो सबसे बाद में बना और उस क्रम पर हमने यह रखना था। इस आधार पर इसका जो सही आंसर था नागालैंड, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। आइए दोस्तों, इनकी स्थापना कब कब हुई हम देखें। आंध्र प्रदेश 1953 में यह राज्य की स्थापना की गई थी। महाराष्ट्र 1960, गुजरात 1960, नागालैंड 1963, हिमाचल प्रदेश आपका 1966 और मेघालय की स्थापना 1971 में हुई थी। तो आप देख सकते हैं अवरोही क्रम मतलब बड़े से छोटे की ओर, मतलब सबसे पहले किसे बनाया गया और उसके बाद किसे बनाया गया, यह पूछा गया था। सबसे पहले इन राज्यों में नागालैंड बना था, फिर मेघालय, फिर सिक्किम को जो 35वें संविधान संशोधन द्वारा यहाँ पर सहराज्य का दर्जा दिया गया था, जबकि 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। भारत में ज्वारी शक्ति उत्पादन की सर्वाधिक संभावनाएं कहाँ हैं? मालाबार तट पर, कोरोमंडल तट पर, गुजरात तट पर, या कोरोमंडल तट में? तो यह जो सही आंसर है इसका यह गुजरात तट है। ज्वार समुद्री जल तथा लहरें महासागरीय ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। ज्वार के उठने तथा गिरने से संचालित यंत्रों के विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। भारत में खंपात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, हुगली की एस्चुरी ज्वारी ऊर्जा के लिए उपयुक्त स्थल हैं, जिसका विभव 1000 मेगावाट है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रमाणिक समय लिया गया है। भारत का जो प्रमाणिक समय लिया गया है वह इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के नैनी नामक स्थल से लिया गया है। यहाँ पर देशांतर दिया गया है 82.5 पश्चिमी देशांतर से लिया गया है। यहाँ पर व्याख्या की गई है दोस्तों इसी प्रश्न की। भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरने वाली 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा को माना जाता है, और ग्रीनविच से यह 5.5 घंटा आगे है। ग्रीनविच इंग्लैंड में है, जहाँ से पूरे विश्व का समय का निर्धारण किया जाता है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि विश्व का समय का निर्धारण कहाँ से किया जाता है? ग्रीनविच से किया जाता है। अगला प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? यह प्रश्न कई बार रिपीट हो चुका है। गुजरात की सबसे ज़्यादा लंबी तटरेखा है, इसे आप व्याख्या देख सकते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, मिलान करना था। एक और राष्ट्रीय पार्क हैं और दूसरी तरफ राज्य हैं दोस्तों, इनका मिलान करना था। एराविकुलम बांदीपुर हमने अभी देखा था कर्नाटक में है, जबकि एराविकुलम जो है केरल में है, हेमिस जम्मू एवं कश्मीर में है, सिरोनी जो है दोस्तों मणिपुर में हो जाएगा। इसके आधार पर आप देख सकते हैं व्याख्या करके, एराविकुलम केरल में, बांदीपुर कर्नाटक में, हेमिस जम्मू एवं कश्मीर में, सिरोनी मणिपुर में। दोस्तों ये थोड़ा ऊपर होना था, एराविकुलम केरल में। आगे चर्चा करेंगे दोस्तों अगले प्रश्न पर। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर दिया गया है एराविकुलम केरल, बांदीपुर कर्नाटक, हेमिस जम्मू एवं कश्मीर, सिरोनी मणिपुर। दोस्तों ये प्रश्न जो हैं आपके
कई परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं कि ये कितने परीक्षाओं में पूछे गए हैं। यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर में भी ये प्रश्न पूछे गए हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं में भी ये प्रश्न पूछे गए हैं। यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, झारखंड टीजीटी, झारखंड पीटीजी और यूपी पीसीएस आदि परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे गए हैं और आगे भी निश्चित तौर पर प्रश्न पूछे जाएंगे। इसलिए दोस्तों इन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। शायद आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो शायद आपका प्रश्न छूटना नहीं चाहिए, बशर्ते कि आप जितनी चीज़ें बताई जा रही हैं उतनी सब चीज़ें या तो जानते हैं, जो चीज़ें तो वो ठीक है, जो चीज़ें नहीं जानती हैं तो आप अवश्य ही उन्हें नोट कर लिख लें और साथ ही साथ उनको रिवाइज करते रहें, क्योंकि प्रश्न यहाँ से फिर से निश्चित तौर पर आपके आने वाली परीक्षाओं में बनेंगे। निम्नलिखित में से बस्तर प्रदेश में कौन सा स्थित है? इसके लिए ऑप्शन है डांडेली वन्यजीव अभ्यारण्य, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। जो बस्तर प्रदेश में स्थित है वह है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। देखें कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। डांडेली वन्यजीव अभ्यारण्य है कर्नाटक में, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान बस्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न देखें, तपोवन एवं विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजनाएं कहाँ स्थित हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या झारखंड? दोस्तों जो ये तपोवन एवं विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना है यह उत्तराखंड की परियोजनाएं हैं। इसके साथ साथ कुछ अन्य राज्यों के भी परियोजनाएं दिए गए हैं। जैसे मध्य प्रदेश में है बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, तवा, चंबल एवं बारकी में चलाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में है रिहंद एवं माता टीला बांध यहाँ पर प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न देखें दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन सा कथन बिहार के पटना शहर और पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर के संदर्भ में सही है? कोर एज शहर, वैश्विक शहर, उत्तर औद्योगिक शहर या प्रमुख शहर। बंगाल का कोलकाता और बिहार का पटना किस प्रकार के शहर हैं कह रहा है। इसके लिए जो सही उत्तर दिया गया है वो है प्रमुख शहर हैं ये। इसके बाद चर्चा करेंगे अगले प्रश्न पर। यहाँ पर इसकी व्याख्या दी गई है दोस्तों, आप देख सकते हैं। क्योंकि समय काफ़ी होते जा रहा है, वीडियो काफ़ी बड़ी बनती जा रही है। आप देख सकते हैं भारत एवं पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा किसका उदाहरण है? ये हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। पूर्ववर्ती सीमा है। इसकी व्याख्या आप देखना चाहें तो देख सकते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भारत के उपमहाद्वीप में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों द्वारा प्रायः प्रभावित क्षेत्र है? गुजरात तट, कोरोमंडल तट, कोंकण तट या मालाबार तट? जो इसका सही आंसर है यह है कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों द्वारा प्रभावित है। इसके साथ आप इनकी व्याख्या जरूर देखें दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। भारत का क्षेत्रफल कई बार हम देख चुके हैं 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। आप देख सकते हैं भारत से बड़े देश रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील एवं ऑस्ट्रेलिया हैं। इसके पूर्व से पश्चिम की लंबाई और उत्तर से दक्षिण की लंबाई भी आप अवश्य ही देख लें। अगला प्रश्न है, निकोबार द्वीप 12 द्वीपों का समूह, 21 द्वीपों का समूह या 22 द्वीपों का समूह या 25 द्वीपों का समूह? जो राइट आंसर है 21 द्वीपों का समूह है। दोस्तों व्याख्या देख सकते हैं। इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 20 मिनट पर स्थित है या 6 डिग्री 25 मिनट पर स्थित है या 6 डिग्री 30 मिनट पर स्थित है या 6 डिग्री
35 मिनट पर स्थित है। इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 30 मिनट पर स्थित है। अगला प्रश्न देखें दोस्तों। इससे पहले इसका दिया गया है कि दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में 6 डिग्री 30 मिनट पर, उत्तर बिंदु इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर में, पश्चिमी बिंदु गौरमाता गुजरात में, पूर्वी बिंदु किवीथू अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न, भारत में बहुस्तरीय नियोजन के अंतर्गत पंचायतें किस स्तर पर होती हैं? 5वें स्तर पर होती हैं, जो इसका राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न देखें कि भूदान आंदोलन निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत के दौरान आरंभ हुआ था? पहले पंचवर्षीय योजना के तहत भूदान आंदोलन चला था। आप व्याख्या देखें। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से प्रारंभ हुई। प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से प्रारंभ हुई, जबकि इस योजना का अंतिम प्रारूप दिसंबर 1952 ईस्वी के दौरान आरंभ किया गया और उत्पादन क्षमता में वृद्धि तथा आर्थिक विषमता को यथासंभव कम करना इसका मुख्य कार्य था। मैकमोहन रेखा का सीमांकन किस वर्ष हुआ था? मैकमोहन रेखा 1914 ईस्वी में खींची गई थी। यह भारत एवं चीन के मध्य स्थित है। जो ब्रिटेन भारत था, उस समय ब्रिटिश भारत था, ब्रिटिश भारत एवं चीन के बीच यह रेखा खींची गई थी उस समय। अगला प्रश्न देखें। गिलगिट बाल्टिस्तान का प्रादेशिक विवाद निम्न में से किसके बीच है? गिलगिट बाल्टिस्तान का प्रादेशिक विवाद भारत तथा पाकिस्तान के मध्य है। आप देख सकते हैं, भारत और पाकिस्तान के मध्य गिलगिट तथा बाल्टिस्तान, भारत एवं पाकिस्तान के बीच क्या है कि गिलगिट एवं बाल्टिस्तान का प्रादेशिक विवाद है। यह जम्मू कश्मीर का ही हिस्सा था। जम्मू कश्मीर राज्य सियाचिन हिमनद का एक भू राजनीतिक विभाग पाकिस्तान ने सियाचिन ग्लेशियर के काराकोरम उच्च मार्ग के पास स्थित खुरुंजेब दर्रे से होकर 1948 में लगभग 70 विदेशी पर्वतारोही को एकाइंग की अनुमति दी, जिस पर भारत ने आपत्ति किया और विवाद उत्पन्न हो गया। अगला प्रश्न देखें दोस्तों। यहाँ पर कौन सी गुफा महाराष्ट्र में नहीं है? अजंता की गुफा है महाराष्ट्र में, एलोरा की है, एलिफेंटा की है, अमरनाथ की गुफा महाराष्ट्र में नहीं है। ये प्रश्न आप देख सकते हैं। अजंता, एलोरा, एलिफेंटा की गुफा महाराष्ट्र में है, जबकि एलोरा एलिफेंटा गुफा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों ने किया था। एलोरा एलिफेंटा राष्ट्रकूट, जबकि एलोरा के 34 शैलकृत गुफाएं हैं। इसमें से 1 और 12 बौद्धों से संबंधित, 13 और 29 हिंदुओं से संबंधित, 30 और 34 जैनों से संबंधित गुफाएं हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य है? रामेश्वरम, अभी हमने देखा था, पंबन द्वीप जो है भारत और श्रीलंका के बीच है। एलिफेंटा दर्रा भारत एवं श्रीलंका में है। जाफना प्रायद्वीप को प्रायद्वीप को शेष देश से अलग करता है, जबकि लक्षद्वीप अरब सागर को अलग करता है। और रामेश्वरम द्वीप भारत एवं श्रीलंका के बीच में धनुषकोडी पर स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत में भूपत्रकों का सर्वे शीटों का प्रकाशन होता है, कहाँ से होता है? यह देहरादून से होता है दोस्तों। व्याख्या देखें इसकी।
व्याख्या देख सकते हैं आप लोग। सर्वे सीटों का प्रकाशन भारत के निकटवर्ती देश नामक शीर्षक से भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा किया जाता है, जिसका मुख्यालय देहरादून में है, जबकि कोलकाता एटलस का प्रकाशन कोलकाता से होता है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1767 ईस्वी में हुई थी। भारत की तटरेखा की कुल लंबाई अभी हमने देखा था, यहाँ पर राउंड फिगर में दिया गया है, एग्जैक्टली दिया नहीं गया है। और यहाँ पर जो सही आंसर होगा वह 7,516 किलोमीटर होगा, जबकि हम देखें तो 7,516.6 किलोमीटर भारत के समुद्री तटरेखा है। यहाँ पर व्याख्या देख सकते हैं आप कि भारत के पूर्व से पश्चिम की लंबाई कई बार आ गया है 2933, उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर, और स्थलीय सीमा की अगर बात करें 15,200 किलोमीटर तथा जलीय सीमा 7,516.6 किलोमीटर है, और मुख्य धरातली भाग की समुद्री सीमा की लंबाई 6200 किलोमीटर है। यदि अगला प्रश्न, यदि भारत के कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता? आप समझ सकते हैं कि ताप अधिक होती और वर्षा भी अधिक होता, क्योंकि सूर्य की सीधी किरणें पड़ती, और जहाँ पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं तो तापमान अधिक रहता है। जहाँ पर तापमान अधिक रहता है तो वहाँ गर्म हवाएं चलती हैं और वहाँ पर वर्षा भी होती है। भारत का देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व है। इसका अक्षांशीय विस्तार क्या है? जो भारत का अक्षांशीय विस्तार है दोस्तों, वह 8 डिग्री मुख्य भूमि से 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर में स्थित है। भारत उत्तर में स्थित है पूरे, अगर पृथ्वी के हिसाब से देखें तो, इसीलिए यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में होने के कारण उत्तर में ही स्थित है। यही चीज़ यहाँ पर व्याख्या में दी गई है। अगला प्रश्न देखें, भारत एक गणतंत्र राज्य बना। भारत एक गणतंत्र राज्य दोस्तों 26 जनवरी 1950 को बना। स्वतंत्र हुआ यह 15 अगस्त 1947 को, लेकिन जो इसका संविधान था वह 26 जनवरी को लागू हुआ, और तभी से यह एक गणतंत्र देश बना। अगला प्रश्न है, ग्रीष्मकालीन वर्षा की मात्रा को ध्यान में रखते निम्नलिखित शहरों का वर्षा के संदर्भ में कौन सा अनुक्रम सही है? जो इसका सही क्रम है वह है कोलकाता, इलाहाबाद, अहमदाबाद। आइए दोस्तों व्याख्या देखें इसकी। भारत में ग्रीष्मकालीन वर्षा बंगाल की खाड़ी से होती है। इसका सर्वाधिक से निम्नतम वर्षा क्रम है कोलकाता, इलाहाबाद और अहमदाबाद। आगे अगला प्रश्न आपको मिलान करने के लिए यहाँ पर दिया गया है। देख सकते हैं कि बुलर झील जम्मू कश्मीर में है, लोनार झील दोस्तों यहाँ पर देखें हम व्याख्या में, महाराष्ट्र में है। पुलकट झील तमिलनाडु में, लोकटक झील मणिपुर में है। भारत में निम्नलिखित राज्यों का लिंगानुपात के अनुसार घटता हुआ क्रम बताइए। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राज्यों में लिंगानुपात जो सबसे ज़्यादा था केरल में, और ऑप्शन के हिसाब से तमिलनाडु, उसके बाद छत्तीसगढ़, और सबसे कम इसमें जो ऑप्शन दिया गया था ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ए ऑप्शन इसका सही था। अगला प्रश्न देखें, भारत की सबसे बड़ी खाड़ी है। भारत की सबसे बड़ी खाड़ी है कच्छ की खंपात। भारत की सबसे बड़ी खाड़ी अरब के कच्छ की खाड़ी है, अरब सागर में, और गुजरात राज्य में अवस्थित है। इस खाड़ी पर भारत का मुक्त निर्यात बंदरगाह है। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, मणिपुर राज्य की राजधानी ईटानगर है। यहाँ पर कुछ राज्य एवं उनकी राजधानियाँ दी गई हैं। इस पर
चर्चा करेंगे दोस्तों। मेघालय शिलांग, मणिपुर इम्फाल, नागालैंड कोहिमा, सिक्किम गंगटोक, त्रिपुरा अगरतला और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर इसमें स्थित है। अगला प्रश्न, जबलपुर नगर किस नदी के किनारे पर स्थित है? जबलपुर नगर जो है यह नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। यह प्रश्न यूपी टीजीटी 2010 में पूछा गया है, आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न फिर से मिलान करने के लिए दिया गया है। सांभर झील, आप देख सकते हैं सांभर झील राजस्थान में है। और उसके बाद लोनार झील अभी हमने देखा था महाराष्ट्र में। पुलिकट झील हमने देखा था तमिलनाडु में। और नकुचिया जो है दोस्तों यह ताल है, यह उत्तराखंड में स्थित है। झील या ताल कुछ भी कह सकते हैं आप, नकुचिया ताल भी कह सकते हैं या झील भी कह सकते हैं। झील को ही ताल कहा जाता है। अगला प्रश्न, कर्क रेखा भारत के निम्न लिखित प्रांतों में से होकर नहीं गुजरती है। हमने देखा था शुरू में ही 8 राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा और मिजोरम। जो यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, यहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री अक्षांश को कहा जाता है। भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, वो नाम हम आपको कई बार बता चुके हैं। आज का 100वां प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से किसकी स्थल सीमा भारत के साथ सबसे अधिक है? भारत की जो सतली सीमा है वो बांग्लादेश के साथ है। व्याख्या आप इसकी ज़रूर देखें दोस्तों कि जो भारत की स्थलीय सीमा है वह 15,200 किलोमीटर है। और इसकी जो तटीय सीमा है वह 7,516.5 या 6 किलोमीटर दिया गया है, जो NCERT 9 की किताब में है। परंतु मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई 6100 किमी है। भारत की स्थलीय सीमा चीन, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, म्यांमार एवं बांग्लादेश के साथ लगती है। और सबसे ज़्यादा सीमा जो लगती है वह बांग्लादेश के साथ लगती है। कुछ और प्रश्न हैं दोस्तों, इनको भी जल्दी से हम देखेंगे। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह स्थित है। निमज्जित श्रेणियों के अवशेष, जो इसका सही आंसर है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत का सबसे महत्वपूर्ण द्वीप समूह है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ये द्वीप वास्तव में समुद्र में डूबे हुए पर्वत के शिखर हैं। जो हिमालय पर्वत है वो आगे अराकाम योमा कहलाता है आपके म्यांमार में, उसी का हिस्सा कुछ यह समुद्र में उठा हुआ है, जो अंडमान निकोबार के रूप में जाना जाता है। यही प्रश्न पूछा भी गया था उत्तराखंड LT 2021 में कि अराकाम योमा क्या है। यह अराकाम योमा म्यांमार में हिमालय का भाग है, वही भाग यहाँ पर भी अंडमान निकोबार में भी है। दक्कन, अगला प्रश्न, दक्कन पास पड़ता है या दक्कन पास किसको जोड़ता है? तो यह बृहत अंडमान और लघु अंडमान के बीच में दक्कन पास है। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, प्रश्न नंबर 103 कि सही युग में भारत की भू सीमा व जल सीमा का निम्नलिखित में से सही युग में अभिज्ञापित कीजिए। भारत की जो स्थलीय सीमा है 15,200 किमी है तथा मुख्य स्थल की समुद्री सीमा 6100 किलोमीटर है, जबकि द्वीपों सहित भारत की जो समुद्री सीमा है वह 7,516 किलोमीटर है। इसका मिलान हमने करना था। जो सही इसके लिए आंसर था वह है 15,200, तो इसकी जो स्थलीय सीमा है वह है। और जो 7,516.6 किलोमीटर है यह इसका तटीय क्षेत्र है, या नहीं समुद्री क्षेत्र है। आइए दोस्तों आज के कुछ और प्रश्न देखें। निश्चित तौर पर 8 से 10 प्रश्न और हैं। निम्न इसका जो प्रश्न अगला प्रश्न है
निम्नलिखित में से सही युग्म कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक 1952, सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1950, योजना आयोग 1935, भारतीय जीवन बीमा निगम 1956। यही ऑप्शन यहाँ पर सही दिया गया है, भारतीय जीवन बीमा 1956, जबकि रिजर्व बैंक 1935 में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न देखें, दिए गए भारतीय राज्यों के गठन का निम्नलिखित में से सही कालक्रम है। देखें दोस्तों, सबसे पहले गुजरात इसमें 1960 में, हरियाणा 1 जनवरी 1966 में, हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 में, सिक्किम 1975 ईस्वी में बना था। इसके अनुसार यहाँ पर जो ऑप्शन बी है यह है गुजरात सबसे पहले, उसके बाद हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एवं सिक्किम। उसके बाद अगला प्रश्न कि किस शहर में अभी हाल में अपने काल के 300 वर्ष पूरे किए गए हैं? तो यह कोलकाता के लिए प्रश्न बना था। कोलकाता ने हाल में 2006 में लगभग 300 वर्ष पूरे कर लिए थे। भारत में पहली टेलीफोन सेवा प्रारंभ की गई थी, कलकत्ता में टेलीफोन की सेवा प्रारंभ की गई थी। रेल कहाँ प्रारंभ की गई थी? मुंबई से ठाणे के बीच। तार कहाँ प्रारंभ? कलकत्ता से आगरा के बीच। प्रश्न पूछे जाते हैं, भारत की सबसे पहली खोज करने वाला यात्री। वैसे खोज जैसी कोई चीज़ नहीं है, भारत में समुद्री मार्ग से आने वाला पहला व्यक्ति यहाँ पर पूछा गया है, वह वास्को डी गामा था। वास्को डी गामा 3 बार भारत में आया दोस्तों। तीसरी बार जब यह भारत में आया, इसकी मृत्यु यहीं पर हो गई और यहीं पर इसका मकबरा भी बनाया गया है। वास्को डी गामा ने गुड होप आंतरिक से अंध महासागर होते हुए हिंद महासागर में प्रवेश किया और अरबों के साथ नौ संचालन कर 1948 में भारत पहुंचा, जबकि ये बहुत गलत दिया गया है दोस्तों। यहाँ पर 1498 होना चाहिए था, 1 के बदले 4 चला गया और 4 के बदले में 9 आ गया है, अंक आगे पीछे हो गए हैं आप लोग। 1498 में पहुंचा था। सर्वप्रथम उसकी मुलाकात जब केरल के तट पर उतरा तो राजा जयमौर्यन से हुई और इसके साथ साथ जो कोलंबस था, इसने 1492 ईस्वी में नई दुनिया यानी अमेरिका की खोज की थी। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, कथन एवं कारण। बिहार भारत का एक पिछड़ा राज्य है और जबकि इसी में दिया गया है कारण, यहाँ के विकास स्तर में क्षेत्रीय विभिन्नताएं हैं। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। यह प्रश्न भी यूपी टीजीटी में पूछा गया है। और अगला प्रश्न हम देखें दोस्तों, भारत और चीन के मध्य की सीमा रेखा को जाना जाता है। प्रश्न कई बार आ चुका है, मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। ये आप व्याख्या देख सकते हैं दोस्तों। इसके बाद फिर से कथन एवं कारण आ गए हैं। कथन है कि शरणार्थियों के बसाव के लिए दंडकारण्य पहला बड़ा अंतर्राज्यीय प्रयास था। दंडकारण्य क्षेत्र आंशिक रूप से बिहार में तथा आंशिक रूप से पश्चिम बंगाल में आता है। इसके लिए जो सही आंसर था ए सही था, परंतु आर गलत है। ऑप्शन सी इसके लिए सही आंसर था। दोस्तों आप चाहें तो इसकी व्याख्या देख सकते हैं कि क्या था। अगला प्रश्न देखें, भारत के निम्नलिखित में से कौन सा स्थल विश्व में सबसे ठंडे स्थल के रूप में जाना जाता है? ये हमने देखा था, द्रास घाटी सबसे ठंडा स्थल है, जबकि विश्व का साइबेरिया सबसे ठंडा स्थल है जो रूस में पड़ता है। भारत का सबसे ठंडा स्थल द्रास घाटी जो लद्दाख में स्थित है, आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है? मतलब कहाँ पर ज्वालामुखी मतलब जो सक्रिय है वो पूछा गया है। तो बैरन
ज्वालामुखी है जो अंडमान में है। नारकोंडम में जो है निकोबार में जो है वो नारकोंडम है जो सक्रिय नहीं है बल्कि मृत ज्वालामुखी है। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, नीचे दिए गए फिर से दो कथन हैं। भारत के उत्तरी मैदान क्षेत्र तथा पूर्वी समुद्र तटीय क्षेत्र में रेल की पटरियों का सघन जाल बिछा हुआ है। उत्तर के मैदान में और पूर्व में समुद्र तट में रेल की जाल बिछा हुआ कहता है। नंबर 2, इन क्षेत्रों में सुविकसित उद्योग धंधे भी हैं। अगर रेल बिछी है तो वहाँ पर उद्योग धंधे भी होंगे। ए और आर दोनों सही है परंतु यह इसकी व्याख्या नहीं करता है, इसलिए इसका आंसर बी सही होगा दोस्तों। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखें कि निम्नलिखित राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में लिखिए। भारत के जो राज्य हैं उनका घटता क्रम है। आप यहाँ पर सीधे व्याख्या में देखें, राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, मध्य प्रदेश है, उसके बाद महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, कर्नाटक है एवं तमिलनाडु है। किसके पास कितना क्षेत्रफल है यह भी सामने दिया हुआ है। दोस्तों अगला प्रश्न है, हिमालय के उत्थान का सर्वप्रथम प्रारंभ किस काल में हुआ। आगे ही हम पढ़ चुके हैं कि जो भारत के विख्यात भूगर्भ शास्त्री हैं DN बाडी याके, उनके अनुसार महान हिमालय का जन्म लगभग 12 करोड़ वर्ष पूर्व क्रेटेशियस युग में हुआ, जबकि हिमालय का उत्थान सर्वप्रथम ओलिगोसिन में हुआ। इस युग को बृहद हिमालय का विकास गुणता को प्राप्त कर रहा है। इसके लिए जो सही आंसर यहाँ पर है दोस्तों, मध्य ओलिगोसिन युग में जो हिमालय का विकास प्रारंभ हुआ है। जबकि DN वाडियाके के अनुसार पूछे तो क्रेटेशियस युग में हुआ था। इसके बाद अगला प्रश्न देखें दोस्तों, लक्षद्वीप है क्या है, एक प्रवाल उत्पन्न, कछारी उत्पन्न, ज्वालामुखी उत्पन्न या विवर्तनिकी उत्पन्न। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है लक्षद्वीप प्रवाल से बना है और अरब सागर में केरल के तट पर है। 200 से 300 किलोमीटर की दूरी पर विस्तृत है और द्वीपों का समूह है। लक्षद्वीप में कुल लगभग 36 द्वीप हैं। इसमें से 11 द्वीप ऐसे हैं जहाँ पर मनुष्य ये रहते हैं। अगला प्रश्न देखें, मेघालय राज्य निम्नलिखित में से किस जनजाति संयोजन के लिए जाना जाता है। मेघालय में गारो खासे जयंतिया पहाड़ियाँ भी हैं और साथ ही साथ यहाँ की जनजातियाँ भी हैं। दोस्तों कुछ और प्रश्न रह गए हैं, 1-2 प्रश्न, उनको जल्दी से हम यहाँ पर देखेंगे। सुमेलित करना है राज्य और जनजाति। जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो एक साइड है अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल और केरल, दूसरी ओर है दोस्तों हमारा उससे संबंधित जो वहाँ पर जनजातियाँ रहती हैं। अरुणाचल प्रदेश में अगर हम देखें तो अरुणाचल प्रदेश में डापला, खम्पति, सिंगपो जनजातियाँ रहती हैं दोस्तों। जम्मू कश्मीर में अगर हम देखें तो इसके लिए ये सही होना था। जम्मू कश्मीर में अगर हम देखें तो यहाँ पर असुर और बिहोर, लेप्चा, कोरवा जनजातियाँ रहती हैं। और पश्चिम बंगाल में हम देखें तो पश्चिम बंगाल में इसके लिए ये सही था। पश्चिम बंगाल में हम देखें तो पश्चिम बंगाल में डाफला, खम्पाती और सिंगप्पूर रहते हैं दोस्तों, ये रहते हैं पश्चिम बंगाल में। जबकि केरल में जो समुदाय रहते हैं, जनजाति रहते हैं, वह गारा और
सॉरी, केरल में एदियम और कम्मार और कोडम रहते हैं। एदिमार, कड्डम और कोरल। एक बार और देख लें इसे। अरुणाचल प्रदेश में डाफला, खम्पाती, सिगम्पो। जम्मू कश्मीर में गारा और गद्दी, गारा और गद्दी, गारा और गद्दी, ये जम्मू कश्मीर में। पश्चिम बंगाल में आपके रहते हैं असुर, बिहोर, लेपचा और कोरवा। और केरल में रहते हैं आपके आदिम, कम्मार और कोडप्पू। दोस्तों, ये थे आज के प्रश्न। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी सही लगे तो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ निश्चित तौर पर शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि ये एमसीक्यू आपको कैसे लगा। समय काफ़ी हो चुका है दोस्तों, आप ज़रूर देखें इसे। और निश्चित तौर पर आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत।